आज का हमारा नावल है ट्यूलिप, जिसकी राइटर है सुमेरा हमीद। ये एक मुकम्मल नावल है, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नावल नहीं है, शॉर्ट नावल है। और नावल के बारे में बात की जाए तो मैंने नावल की समरी पढ़ी है और मुझे समरी से स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। वैसे भी सुमेरा हमीद के नावल आजकल मैंने हाल फ़िलहाल में बहुत सारे नावल रीड किए हैं, शॉर्ट नावल अपने चैनल पर। अगर आपको सुमेरा हमीद पसंद आती हैं तो आप उनके नावल ज़रूर सुनिएगा, आपको वो सारे नावल भी पसंद आएंगे जो मैंने ऑलरेडी रीड किए हुए अपने चैनल पर। और नावल शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे मेहनत का फल आप मुझे दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नावल शुरू करते हैं। ज़िंदगी एक साहिर है और हम उसका जादू। वो ज़िंदगी में कोई अजीम कारनामा अंजाम नहीं देना चाहती थी, वो तो बस अपने शहर शिकागो से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना चाहती थी। उसे न्यूयॉर्क में रहने यानी जलील होने और पढ़ने यानी आवारागर्दी का शौक़ था। उस शौक़ को पूरा करने के लिए उसने गधों की तरह काम किया था। आंधी, तूफ़ान, बारिश, बर्फ़बारी, बीमारी, उसने कभी एक भी दिन जॉब से छुट्टी नहीं ली थी। वो न्यूज़पेपर डाला करती थी। 1 साल 6 माह उसने फूड डिलीवर भी किया था। एक रेस्टोरेंट में वो डिश वॉशर भी रही थी। हफ्ते में एक दिन एक बिल्डिंग की सफाई का काम भी करती थी। वीकेंड पर तो वो डबल शिफ्ट में काम किया करती थी। वो अपने घर के इस तय खाने से निकल जाना चाहती थी जिसमें वो पिछले 15 सालों से रिहाइश पजीर थी। वो कोई ऐसी बेचारी और मजलूम सी लड़की नहीं थी। वो तय खाने में इसलिए भी रिहाइश पजीर नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे ऊपर कोई कमरा नहीं दिया था और वो उससे दिन भर घर के काम करवाती थी, खाने के लिए बचा हुआ खाना देती और फारिग वक्त में उसे खामखा मारती पीटती रहती थी। वो वहाँ इसलिए थी कि अपनी छोटी सगी बहन के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती थी। भाई से लड़ झगड़ कर उससे उसका कमरा लेना चाहती थी। सगे माँ बाप उसके लिए नया घर नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो अपने ख्वाबों को सीने से लगाकर सामान उठाकर नीचे आ गई थी और वहाँ अपना जहां आबाद कर लिया था। इस जहां में मामूली नौयत का ज़लज़ला उस वक्त आया जब उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तुम जा नहीं रही न्यूयॉर्क? मामा ने अपनी हंसी छुपाकर उससे पूछा तो उसने गुस्से से अपना मुंह तकिए में दे लिया। हर बंदा उसका मजाक उड़ा रहा था, जैसे उसने कोई अनहोना ही ख्वाब देख लिया हो। 10 दिन के बेड रेस्ट के बाद वो लंगड़ाकर कॉलेज तो जाने लगी, लेकिन अपनी जॉब पर नहीं जा सकी। वो फ़िक्रमंद थी, अगर वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस के पैसे जमा नहीं कर सकी तो वो क्या करेगी। उसे गैप देना होगा। गैप का मतलब था कि उसे उस घर, उस तय खाने में एक और साल गुजारना होगा। बाहर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और वो यहाँ अकेली सड़ती रहेगी। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए हैं, वक्त निकाल कर उन्हें फ़िक्स करवा लो। लोग ये कह रहे थे, यानी उसके घर वाले, उसके सगे वाले पापा। पता नहीं किस तरह के ख्वाबों की दुनिया में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई जादू होगा और तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे? तुम बेवकूफ़ भी और निकम्मी भी। दुनिया ये सोच रही थी, उसकी सगी वाली माँ। वैसे जितनी बातें उस बेचारी ने सुन ली थी, छोटे मोटे जादू को उसकी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए था। खैर 2 माह बाद उसने जैसे तैसे फिर से जॉब शुरू कर दी। पापा ने कहा था कि वो ख़ुद को हलकान न करे, वो उसकी फ़ीस दे देंगे, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। इसलिए नहीं कि वो बहुत गैरतमंद थी और बाप से पैसा लेना उसे गवारा नहीं था, बल्कि इसलिए कि पापा उसे पैसे देते तो दूसरे शहर जाने से रोक भी लेते। वो जज्बाती तौर पर अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर लेते थे। वो जज्बाती तौर पर बुरी तरह से भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहती थी। इस कहानी का हीरो न्यूयॉर्क नहीं है, ना कहानी का ताल्लुक उसके पैर के फ्रैक्चर होने से है। फ़िलहाल इस कहानी में एक अदद जिप्सी आ रही है, आप उस पर तवज्जो दें। ओह, तुम आ गई, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने। दरवाज़ा खोलकर वो 2-3 सेकंड तो हैरान ही खड़ी रही, फिर लहक कर बोली और कुछ इतना ज़्यादा ठुमकी कि उसके गले में पड़े मोती, मुनके और पत्थर झूलने लगे और झनकार पैदा हुई। आपका ऑर्डर। उसने पिज़्ज़ा बॉक्स उसके सामने किया। वो सिर्फ 3 मिनट लेट थी और मैडम कह रही थी कि बहुत इंतज़ार करवाया। उसका मुंह बन गया। अब ये जिप्सी खुले पैसे लेने अंदर जाएगी तो पूरे 30 मिनट लगाएगी। अंदर आ जाओ।
वो दरवाजे से हटकर खड़ी हो गई और बहुत बड़ी सारी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसे देखा। उसे अंदर जाना तो नहीं था, लेकिन उसका ज़ख्मी पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वो कुछ देर बैठ भी जाना चाहती थी। दिल तो उसका ये भी था कि उसको अपना हाथ दिखाए और पूछे कि मैं कब तक 20-25 करोड़ डॉलर की मालकिन बन जाऊंगी। बस मैं पैसे की फ़िक्र से आज़ाद हो जाना चाहती हूँ ताकि दिल खोलकर इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। मेरा ख्याल है जल्द ही तुम्हें इंसानियत की खिदमत का एक मौका मिलने वाला है। ये लो, ये अब तुम्हारा है। जिप्सी ने एक छोटा सा रोल उसके सामने किया जो कि पर्पल रिबन से बंधा हुआ था। वो जैसे कॉन्वोकेशन पर डिग्री मिलती है वैसे। चूँकि वो जिप्सी थी और उसके घर में इधर उधर कुछ जादुई चीज़ें भी बिखरी हुई थी, तो उसने बहुत शौक से उस रोल को पकड़ा, रिबन खोला और उससे देखा। वो छोटे साइज़ का मोटा खुरदुरा हल्के भूरे रंग का मोटा सा कागज़ था। पहली नज़र में वो उड़े हुए रंग का चमड़ा लगता था। हाथ लगाने पर महसूस होता था कि वो कोई कदीम सा कागज़ है जो फ़िरौन के मकबरे में से बरामद हुआ है, यानी फ़िरौन की मम्मी के पहलू में से। उसे मायूसी सी हुई। ये संभाल कर रख लो। जिप्सी उसके सामने बैठ गई और मुस्कुरा कर कहने लगी, मुझे ऑर्डर के पैसे चाहिए। ये तुम मुझे क्या दे रही हो? उसकी मुस्कुराहट गायब करके जिप्सी कैसे मुस्कुरा सकती थी? उसका ख्याल था कि वो रोल खोलेगी और किसी जादुई दुनिया में पहुंच जाएगी, लेकिन वो तो वहीं की वहीं बैठी रह गई। जिप्सी कुछ देर तक उसके चेहरे के तासरात को भांपती रही। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई मजाक कर रही हूँ? तुम मेरा मजाक बना रही हो। तुम शायद बहक गई हो। क्या तुम नशे में हो? वो हंसी। अच्छा, इस पर अपना हाथ रखो, हथेली खोल कर पूरी। ओ अच्छा, मैं जैसे इस पर अपना हाथ रखूँगी, इसमें से एक अलादीन का चिराग उभर आएगा। फिर मैं उसे रगड़ूंगी और एक जिन बरामद होगा और मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा, है ना? वो जिप्सी का मजाक उड़ा रही थी। जिन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होती है वो बहुत बदनसीब होते हैं। खुश नसीब तो वो हैं जो कहीं ना कहीं से अधूरा है। तुम ये बदरंगा कागज़ मुझे क्यों दे रही हो? किस खुशी में? क्योंकि इस कागज़ की मालिक अब तुम हो और ये तुम्हें इस कागज़ ने बताया है। उसने कहका लगाया। हाँ, मैं पिछले 9 दिनों से अपने घर में बंद हूँ। मुझसे जो भी पहला इंसान मिलता ये कागज़ उसका होता। वैसे मैं इस कागज़ को ट्यूलिप कहती हूँ। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। चाहो तो तुम भी उसे यही कह लो। तुमने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया है मैडम। मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने आई हूँ। अपना नोट पैड निकालो और एड्रेस पढ़ो। जिप्सी ने टांग पर टांग रखी और 5 उंगलियों में मौजूद 7 अंगूठियों को देखने लगी। गर्दन को तमस्कर से हल्का सा झटका देकर उसने नोट पैड निकाला, एड्रेस पढ़ा और एकदम से उसके मुँह से निकला, ओह! वो एड्रेस 7 वाली बिल्डिंग का था। 024 फ्लैट का एड्रेस था। वो जल्दी से उठी और दरवाजे तक जाकर फ्लैट का नंबर पढ़ा जो 402 था। जिप्सी ने सवालिया आँख उचकाई कि हाँ, हो गई तसल्ली। फिर जिप्सी ने उसके हाथ से ट्यूलिप लेकर उसे रोल किया। ऐसे ही 2-3 कदम वो मटक मटक कर चली, फिर उसके सामने लाकर उस रोल को खोल दिया। ट्यूलिप पर उसकी तस्वीर बनी हुई थी। तुम कोई शोभदाबाज हो, जादूगर हो। तुम जैसे लोगों को ऐसे गुर बहुत आते हैं। वो बहुत हैरान हुई थी। मैं एक मामूली सी औरत हूँ जिसका दिल और नियत दोनों साफ़ है। अब ये ट्यूलिप तुम्हारा है, इसे साथ ले जाओ। मैं इसका करूँगी क्या? ये क्या क्या कर सकता है? कौन कौन से जादू हैं इसके पास? असल फ़िक्र बस उसे जादू की थी। जिप्सी ने बेनियाजी से शाने उचकाए। ये तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैंने उसे बीमार रूहों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल किया था। बीमार और भटके हुए लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनका नाम लेकर इसे फोल्ड कर देती हूँ। जब खोलती हूँ तो कोई ना कोई हल लिखा हुआ नज़र आ जाता है। ट्विटर की दुनिया में तुम कैसी टूटी फूटी बातें कर रही हो? उसने मुंह बनाया। फेसबुक की दुनिया में तुम कैसे अजीब व गरीब फेस बना रही हो? जिप्सी ने कहकहा लगाया। अगर ये तुम्हारे काम का है तो तुम किसी और को क्यों देना चाहती थी? क्योंकि इसने मेरे लिए काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब ये किसी और के काम आना चाहता है। अच्छा, ऐसी जादुई चीज़ें वगैरह भी हड़ताल करती हैं, रिज़ाइन देती हैं, जॉब को लात मार देती हैं। जिप्सी का मुंह बन गया। तुम उसकी तौहीन कर रही हो लड़की। तुम मुझे डरा रही हो जिप्सी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। जो चीज़ इंसान की अकल से बालातर हो वो उस पर यकीन नहीं करता। ये पकड़ो और इसका जो चाहे करो। चाहो तो इसे जला दो, चाहो तो फेंक दो। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तुम्हें ये कैसे मिला था? उसने रोल पकड़कर कहा था। अब ठोरी खुजा रही थी। ऐसे ही जैसे तुम्हें मिल रहा है।
तो क्या ये ख़जाना है या ख़जाने तक जाने का नक्शा? वो अपने आप से बातें कर रही थी। जिप्सी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, सुहाने ख्वाब देख रही थी। उसकी आंखें मुस्तकबिल की चकाचौंध से चमक रही थी। वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि ये ट्यूलिप उसे कुछ नहीं देने वाला। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर होने वाले हैं। आंखों की चमक धुंधली पड़ जाएगी और कानों में साई साई होने लगेगी। हर जादुई चीज़ ख़जाने तक लेकर नहीं जाती। कुछ चीज़ें अबू बकर तक भी ले जाती हैं, जो गूंगा है। और ट्यूलिप उसके सामने रखा हुआ था और वो टोरी पर हाथ रखकर उसे बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। पीछे आतिशदान रोशन था, खिड़की से बाहर धुंध का बसेरा था। उसे पैसे चाहिए थे और वो 1000 बार उस पर $10 मिलियन लिख चुकी थी। फिर वो $5 मिलियन पर आई। आखिरकार वो $1000 से $100 तक आ गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद पेपर डॉलर ना दे सके, पॉइंट दे सके, वरना येन, दिनार, रियाल वगैरह। लेकिन वो ऐसा ढीठ साबित हुआ था कि 54 58 सिक्का, खोटा सिक्का तक देने पर तैयार नहीं हुआ था। शायद उसे रुपये पैसे से नफ़रत है, उसने खुद से कहा, और उस पर ब्रांडेड चीज़ों के नाम लिखने शुरू कर दिए। उसने डायमंड और कीमती पत्थरों से शुरुआत की और आखिरकार डिज़ाइनर ड्रेस पर आकर रुक गई। फिर जूतों, बैग और मेकअप पर आई, लेकिन उसे फिर से मायूसी हुई। रात के 2 बज चुके थे, उसे सो जाना चाहिए था। लेकिन उसका ख्याल था कि इस रात की सुबह एक नई सुबह के साथ होगी। ऐसी सुबह जब सब कुछ बदल चुका होगा, वो सब कुछ हासिल कर चुकी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो एक टॉफ़ी भी हासिल नहीं कर पाई थी। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये ट्यूलिप लिखे हुए अल्फाज ना पढ़ सकता हो, बल्कि तस्वीरों की ज़ुबान समझता हो। तो उसने रबड़ पेंसिल लेकर बड़ी महारत और जाँ फ़िशानी से उस पर डॉलर का स्केच बना दिया और ब्रैकेट में लिख दिया कि मुझे ये डॉलर ढेरों के हिसाब से दे दो। लेकिन पेपर शायद गूंगा था या शायद अंधा, वरना यकीनन संग दिल। वो अक्लमंद था। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। वो फिर भी मायूस नहीं हुई। तो उसका मानना था कि ट्यूलिप को सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए होगा। पहले वो जिप्सी के साथ रहा था, वो उसकी नई दोस्त बनी है। नई दोस्त को और उसकी ज़रूरतों को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, जो वो उसे दे रही थी। और ख़ुद वो सीधी उल्टी तिरछी हर पोज में 7वें आसमान पर उड़ाने भर रही थी और मुश्किल से ही ज़मीन पर वापस आने वाली थी। वो 7वें दिन भी 7वें आसमान पर ही थी। पेंसिल से ट्यूलिप पर डॉलर बनाती रही थी। क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहती हो। मामा को उसकी बेवजह खुशी पर बड़ी हैरत थी। बस वो वक्त आने वाला है कि आपको मुझ पर फ़ख्र होगा। गर्दन अकड़ाकर चला करेंगी आप। ध्यान से बेटा, ज़रा ध्यान से। ख्वाब में भी इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ते कि इंसान धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे तो पाश पाश हो जाए। एक एक करके उसके सारे ख्वाब पाश पाश हो रहे थे। ट्यूलिप ज़िद्दी था, वो डॉलर देने पर तैयार नहीं हुआ था। तो उसने पेंसिल से अपनी मतलूबा चीज़ें उस पर बनानी शुरू कर दी। पहले उसने एक बड़ा सा घर बनाया, फिर कार यानी कारें, फिर घर की ज़रूरियात की चीज़ें। उसने एक अदद जैम की बोतल तक बनाकर देख ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार वो उसे फूलों की दुकान पर भी ले गई। उसका ख्याल था कि शायद ये ट्यूलिप असली ट्यूलिप फूलों में घिरा रहे तो काम करने लगे, जैसे फ़ोन बिजली से चार्ज होने के बाद काम करता है, गाड़ी ईंधन डालने के बाद चलती है। ये भी फूलों की खुशबू से चार्ज होकर काम करने लगे। वो उसके सब ख्वाबों का काम तमाम कर रहा था, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। उसे ये ख्याल भी आया था कि शायद ट्यूलिप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने कुछ छोटी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, जैसे एक अदद अंडा, चॉकलेट, एक अदद हेयर ब्रश। सर्दी बहुत थी तो गर्म जुराबें, स्वेटर, कोट और टिश्यू, आंसू पोंछने के लिए। वो मायूस होने वालों में से नहीं होना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि अगर ट्यूलिप उसे छोटी छोटी चीज़ें बनाकर देने लगा तो भी ठीक है। वो रात दिन उस पर स्केच बना कर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेगी और एक छोटी सी शॉप खोलेगी। फिर वो छोटी सी शॉप एक बड़े स्टोर में बदल जाएगी। फिर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में उसके स्टोर की एक एक ब्रांच खुल जाएगी। फिर दुनिया के हर मुल्क में उसके स्टोर की एक शाख होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आसमान से ज़मीन पर वापस आने लगी थी, सीधी उल्टी तिरछी हर पोज में। और ये मानने लगी थी कि जिप्सी का दिमाग खिसका हुआ था। वो ऑल फॉल बक गई थी और उसने उसका ख्याल भी कर लिया था। थोड़ी बहुत हाथ की सफाई दिखाकर वो उसे पागल बना चुकी थी। वो पागल थी। वो एक सादा सा कागज़ था, बहुत थोड़ा सा सख्त सा था।
उसने उसे फाड़ने की कोशिश की तो वो फटा नहीं। आतिशदान में झोंका तो वो गुब्बार की तरह उड़कर बाहर आ गया। उस जदीद साइंस दौर में ऐसा कैसे हो सकता था? उसका जी तो चाहा कि फूट फूट कर रो दे, सारी दुनिया को इकट्ठा कर ले, दुहाइयाँ दे, हंगामा बर्पा करे। भले ये क्या बात हुई? 1 महीना वो कैसे कैसे ख्वाब देखती रही, कैसी कैसी प्लानिंग नहीं करी थी उसने। लो भला ये क्या बात हुई? उसके ख्वाबों पर नमक छिड़कने के लिए ये ट्यूलिप कहाँ से आ गया था? वैसे ही ज़िंदगी में शुगर की कमी थी। उम्मीदों पर पानी फिर गया, ख्वाबों का गुलदस्ता उजड़ गया। ट्यूलिप ट्यूलिप ट्यूलिप। वो चुपचाप सारा तमाशा देखता रहा। वो न्यूयॉर्क आ चुकी थी। पापा ने उसे पैसे दे दिए थे और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल भी नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर कहा था, फ़ोन कर करके बार बार हमसे पैसे न मंगवाना। इतने महंगे शहर में रहने के लिए जा रही हो, कर्ज लेना या भीख मांगना, लेकिन हमें तंग ना करना। उसका मुंह बन गया, लेकिन वो क्या करती? अब क्या इंसान ख्वाब भी ना देखे? किसी न किसी को तो इस घर से बाहर निकलना ही था। पहला कदम उठाना ही पड़ता है पापा ने उसके सर पर चपत लगाई। तुम कोई पहाड़ सर करने नहीं जा रही, ना ही तुम हिजरत कर रही हो या सरहदों पर कौम मुल्क के बका के लिए जंग लड़ने जा रही हो। अपने ये लंबे लंबे डायलॉग बोलना बंद करो। उसने लंबा सांस लिया और छोटी सी आह भरी। बारिश हो रही थी। वो न्यूयॉर्क की सड़क के उस तरफ खड़ी ट्रैफिक सिग्नल को बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। सर पर छाता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी भीग गई थी। न्यूयॉर्क वाकई में एक महंगा शहर था और पुरहुजूम भी। यहाँ लोग बहरों की तरह चलते थे और अंधों की तरह भागते थे। वो क्रॉसिंग पर तेज़ी से भाग रही थी कि एक अंधे से टकरा गई। जी हाँ, उसके सख्त शाने से टकराकर वो एक पूरा चक्कर घूमकर दूर जा गिरी। उसके छाते ने दूर जा गिरने में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शायद उसका टखना भी टूट चुका था। जिसने तोड़ा था वो जासूसी फिल्मों के जासूसों की तरह काले कोट में मलबूस उसके सर पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके हाथ में कोई छतरी नहीं थी। उसके बाल गीले होकर और सियाह हो चुके थे। बारिश की बूंदें उसके बालों और पलकों से झड़ रही थी। सामने और पीछे गाड़ियों का अज़धाम खड़ा उस पर से गुजर जाने के लिए इशारे के खुल जाने के इंतज़ार में था। वो उसे रौंद कर गुजर भी जाएगा। कल के अखबार में बस एक छोटी सी खबर आ जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल पर एक लड़की दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गई। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी एक अदद दुम हो। वो खामोश खड़ा था, न मुंह से सॉरी कहा, न मदद के लिए हाथ आगे किया, और नहीं तो उसका छाता ही उठाकर उसे दे देता। अंधे हो तो घर में बैठो, मुझ जैसे को ज़ख्मी करके तुम्हें क्या मिलेगा? उसने गुस्से से सर उठाकर उसे देखा। वो रेहान सी हो गई थी, सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे। वो फिर भी खामोश रहा, उसे देखता रहा। हाँ, अलबत्ता उसके चेहरे पर तरहम नज़र आने लगा। किस कदर जालिम हो तुम। मदद नहीं कर सकते तो शर्मिंदा ही हो जाओ, वरना मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। उसने कुछ ऐसे चिल्लाकर कहा कि वो सहम गया और वाकई में नज़रों से ओझल हो गया। दफ़ा हो गया। सिग्नल खुला तो उसने हाथ बुलंद करके एक और चीख मार दी, स्टॉप स्टॉप। उसे फिल्मों वाले सीन क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता था और वो ज़ख्मी थी तो वो उसका भरपूर फ़ायदा क्यों न उठाती। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई सिग्नल क्रॉस कर गई। उसने अपने लिए ट्रैफिक को रोक रखा था। यह मौका भी बार बार नहीं मिलता। अब वो आइंदा ज़िंदगी में बहुत फ़ख्र से कह सकती थी कि उसके लिए न्यूयॉर्क की ट्रैफिक पूरे 5 सेकंड तक रुकी रही थी। अगले 5 मिनट तक वो लंगड़ा कर चलने की अच्छी मशक करती रही। उसे रह रहकर उस मनहूस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से वो गिर गई थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसका इकलौता पाकिस्तानी कुर्ता मस्क हो गया था और छाता थोड़ा सा फट गया था। कितने नुकसानात का सबब बना था वो शख्स। तुम क्या बच्चों की तरह किसी से लड़ती रही हो? यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने उसका ज़ख़म देखा तो हंस दी। उसमें हंसने की क्या बात है? वो हंस नहीं सकी। वो और ज़्यादा हंसने लगी। इतनी सी चोट पर भी कोई डॉक्टर के पास आता है? वो घूर कर डॉक्टर को देखने लगी। मैं न्यूयॉर्क की सड़क पर, यानी मसरूफ़ तरीन सड़क पर गिरी हूँ, वो भी तब जब सब अपने कामों पर जाने के लिए मरे जा रहे थे। यहाँ की अंधी ट्रैफिक को आप नहीं जानती क्या? ओह हाँ, फिर तो तुम्हें दवा के साथ साथ एक अदद अवार्ड भी देना चाहिए। डॉक्टर फिर खी करने लगी। यूनिवर्सिटी के बाद वो घर वापस आई तो आते ही सो गई। काले कोट वाला उसके ख्वाब में आया था। वो चौंक कर उठ कर बैठ गई। उसकी शक्ल कुछ फुटबॉलर मेसी से मिलती थी। क्या मेसी सारी दुनिया से झुककर न्यूयॉर्क की सैर के लिए निकला हुआ है? वो कुछ बोला नहीं था ताकि कोई उसे पहचान न ले। क्या उसके साथ ये अजीम वाक़या रौनमा हो चुका है? अब मेसी का सेक्रेटरी आएगा और उसे एक ब्लैंक चेक देकर कहेगा कि वो जितनी चाहे रकम भरकर उस तकलीफ़ का मदावा कर ले।
जो मेसी की वजह से उसे पहुंची थी, वो उस पर $10 मिलियन लिख देगी। जैसे खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही तकलीफ़ की भी कोई कीमत नहीं होती है तो $10 मिलियन होती है। क्या समझे? सब समझकर कॉफ़ी बनाकर वो खिड़की के पास आकर बैठ गई। उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। उसने आसपास देखा, उसे टोन सुनाई दे रही थी लेकिन मोबाइल दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बैग, साइड टेबल सब देख लिया, किचन के कैबिनेट तक खोल कर देख लिए थे लेकिन मोबाइल नहीं मिला था। सारे कमरे की चीज़ें इधर उधर हो चुकी थी। वो बुरी तरह से हैरान हो रही थी। 3 मिनट के वक्फे के बाद उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आई। उसे टोन सुनाई दे रही थी लेकिन फ़ोन था कहाँ। 10 मिनट के अंदर उसने सारा कमरा उधेड़ डाला था लेकिन फ़ोन हाथ नहीं आया था। फ़ोन की मैसेज टोन, व्हाट्सएप टोन, फेसबुक नोटिफिकेशन टोन सब सुनाई दे रही थी लेकिन फ़ोन दिखाई नहीं दे रहा था। वो कोफ्त का शिकार हो चुकी थी। उसे लगा था कि उसे वाकई में अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। ये बहक चुका है, सब कुछ उल्टा पुल्टा सुना और दिखा रहा है। जब वो सर पर हाथ रखकर कारपेट पर अपने बिखरे हुए सामान के दरमियान बैठी हुई थी तो फिर से मोबाइल पर टोन सुनाई देने लगी। इस बार उसके बहुत करीब था, बहुत ही ज़्यादा करीब, जितना पुरानी डायरी से निकलकर उसके पैर के करीब पड़ा हुआ ट्यूलिप पेपर था। उसने हाथ बढ़ाकर ट्यूलिप हाथ में पकड़ा और उसे कुछ गुस्से और नफ़रत से खोला। अगला मंजर देखकर वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काले कोट वाले जासूस इंसान के सामने मेज़ पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन पर बेल हो रही थी और वो चुपचाप उस फ़ोन को देख रहा था। जिस वक्त वो रोड क्रॉस कर रही थी तो वो फ़ोन पर बात कर रही थी। जिस वक्त वो गिरी थी उस वक्त फ़ोन कहाँ गया उसे मालूम नहीं था, लेकिन अब उसे मालूम हो गया। तो वो फ़ोन उस जासूस के पास था। उसने उसे छाता तो नहीं उठा कर दिया था लेकिन झुककर उसका फ़ोन उठा लिया था। चोर चक्का, पापा ने ठीक कहा था, न्यूयॉर्क में रहने का शौक़ है तो आंखें खुली रखना वरना गर्दन पर छुरी फिरेगी और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसने दोबारा ट्यूलिप की तरफ देखा तो वो खाली था। यानी ये क्या बात हुई? एक मंजर दिखाकर ट्यूलिप फिर से सफ़ेद हो चुका था। उसका दिल चाहा कहीं से उस जिप्सी को ढूंढ कर लाए और शानों से पकड़कर झिझोड़ कर पूछे, ये क्या वाहियात चीज़ दी है तुमने मुझे? तुमसे पहले ही कहा था ये अलादीन का चिराग नहीं है। उसे कहीं से जिप्सी की आवाज़ सुनाई दी। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस दुनिया में गरीबों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अलादीन के जिनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आए और आकर गुर्बत मिटा दे। दुनिया में गुर्बत नहीं, लालच ज़्यादा है। गुर्बत तो मिट जाएगी लेकिन लालच कभी नहीं मिटेगा। मेरी गुर्बत का मजाक ना उड़ाओ मैडम जिप्सी। तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं, ऐश के लिए डॉलर्स चाहिए, इसलिए अलादीन का चिराग तुम जैसे लोगों से दूर भागता है। चुप करो, मुझे लेक्चर ना दो। क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुम अपने बाप के घर में नहीं, किराए के अपार्टमेंट में बैठी हुई हो। कुछ हम जैसे उल्लू के पट्टे भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स, उसके साथ वाले अपार्टमेंट की उल्लू यानी लड़की ने उसके दरवाजे पर गुस्से से दस्तक देते हुए चिल्ला कर कहा। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसे मोबाइल लेकर अपने नंबर पर कॉल करने लगी। फ़ोन अब बंद हो चुका था। चोर और चक्का मेसी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और ट्यूलिप को गुस्से से पटक दिया। चोर और चक्का मेसी चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ है। वो बोल नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। जो कॉफ़ी वो पी रहा है उसमें स्ट्रॉ है क्योंकि वो अपने दोनों हाथों को हरकत नहीं दे सकता। एक बाजू पूरा ही मफलूज है और एक कोनी तक कटा हुआ है। जिस कैफ़े में वो कॉफ़ी पीने आया है यहाँ का स्टाफ उसे जानता है। वो जानते हैं कि उसे क्या चाहिए। एक बार फ़ोन पर बेल हुई थी तो वेटर ने उसका फ़ोन जेब से निकाल कर उसके सामने रख दिया। वो उसे पूछ रहा था कि क्या वो कॉल ओके कर दे, लेकिन उसने नाम में सर हिला दिया। वो फ़ोन उसके सामने रखा रहा था। फ़ोन पर फिर से कॉल आई थी। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये फ़ोन उसके पास कैसे आया। उसका अपना फ़ोन उसकी दूसरी जेब में था। उस पर सिर्फ माँ की कॉल और मैसेज आते थे। मैसेज खुदकार तरीके से 1 मिनट के वक्फे के बाद मशीनी आवाज़ के ज़रिए पढ़े जाते थे और कॉल भी 30 सेकंड के वक्फे से ओके हो जाती थी। माँ उसे कुछ ज़रूरी हिदायतें देती थी और बस जिसे वो कान पर फिक्स ब्लूटूथ आले की मदद से बआसानी सुन लेता था। 10 मिनट बाद उसने बहुत मुश्किल से वेटर को ये बात समझाई थी कि वो फ़ोन को ऑफ़ करके उसके कोट की जेब में वापस रख दे। उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। वो उठा और घर की तरफ चल पड़ा। वो आज 2 हफ्ते बाद घर से बाहर निकला था। माँ ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। अगर माँ ने मौसम का हाल सुन लिया होता
तो वो कभी उसे न भेजती। वो भीग चुका था लेकिन वो खुश था क्योंकि उसका बुखार उतर चुका था। उसके सुन बाजू के इलाज के सिलसिले में उसकी दवा तब्दील की गई थी जिससे उसे एलर्जी हो गई थी। वो बीमार हो गया था। वो कैफ़े से बाहर निकला तो बदस्तूर बूंदाबांदी हो रही थी। बारिश फिर से तेज़ भी हो सकती थी लेकिन वो रुका नहीं और बाहर निकल आया क्योंकि कभी कभी काले सियाह बादलों में, कड़कती हुई बिजली में, तेज़ या हल्की बारिश में भीग जाना भी अच्छा होता है। ज़िंदगी हमेशा बहार की तरह लहलहाती हुई सरसब्ज और शादाब तो नहीं रहती। कभी कभी चिलचिलाती हुई धूप पर साया फगन हो जाती है और किसी बदतमीज़ से बीच सड़क पर टक्कर हो जाती है। 10 साल की उम्र में उसकी ज़ुबान और तालू का पहला ऑपरेशन हुआ था तो वो थोड़ा बहुत बोलने लगा था। ऑपरेशन कामयाब हो रहा था लेकिन अभी भी वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बोल सकता था। एक छोटे से जुमले की अदायगी में उसे काफ़ी वक्त लग जाता था। उसका जबड़ा थक जाता था, ज़ुबान में तकलीफ़ होने लगती थी। डॉक्टर पुरुम्मीद तो थे लेकिन स्पीच थेरेपी के बाद भी वो रवानी से बोलने में नाकाम रहा था। 17 साल की उम्र में उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ था जो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका था। उसे ज़ुबान को हरकत देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी कि उसने बोलने के ख्याल को ही तर्क कर दिया था। वो इशारों से और लिख लिख कर बातें करता था लेकिन 2 साल पहले वो दोनों हाथों से भी तकरीबन माजूर हो चुका था। वो जितना ज़हीन था अब उतना ही बेकार हो चुका था। वो जितना एक्टिव था अब उतना ही साकित हो चुका था। वो माँ का इकलौता बेटा और उसके लिए वो एक मुकम्मल इंसान था। गबरू, जवान, खूबसूरत और सेहतमंद। वो चलता फिरता, काम काज करता, कॉलेज जाता तो कोई कह नहीं सकता था कि वो बोल नहीं सकता। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो वो मोबाइल ऐप के ज़रिए बात करने लगा। बस उसे सब कुछ मोबाइल पर टाइप करना पड़ता था, फिर स्पीकर से अपनी बात सुनानी पड़ती थी। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। ये तब मुश्किल हुई थी जब उसके दोनों हाथ भी बेकार हो गए थे। वो मोबाइल पर टाइप नहीं कर सकता था, वो इशारे नहीं कर सकता था, वो पेन तक पकड़कर कुछ लिख नहीं सकता था। वो पहली बार रोया भी तभी था जब वो एक चम्मच तक उठाकर अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता था और तभी उसकी रातों की नींद मुख्तसर होने लगी। उसके ख्वाब जो भी पूरे होने थे वो अधूरे ही रह गए थे। सारी दुनिया के साइंसदां अपना काम छोड़कर उसके लिए कोई ऐसा फीचर नहीं बना सकते थे जो उसे कारआमद बना सकता। वो बोल न सकता लेकिन अपनी बात समझा सकता। वो हाथों को हरकत दिए बगैर अपना काम कर सकता। 2 साल पहले हाइकिंग के दौरान पहाड़ से गिरकर जिस्म मफलूज हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी पर शदीद ज़रब लगी थी। उसके जिस्म का जोड़ हिल कर रह गया। वो चल फिर नहीं सकता था, हाथ नहीं हिला सकता था। 6 माह की जान तोड़ कोशिशों के बाद वो चलने फिरने लगा। उसकी सेहत बेहतर होने लगी लेकिन उसका हाथ सुन और बेकार होकर जिस्म से झूल रहा था। दूसरा कोहनी से हाथ कट चुका था। मुकम्मल इंसानों की दुनिया में अधूरे इंसान को बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ता है। वो अपनी हिम्मत खो रहा था। माँ को पूरा यकीन था कि उसका लकड़ी के तख्ते की तरह सख्त हो चुका बाजू एक दिन ठीक हो जाएगा। उसके तालों की सर्जरी होगी और वो बोलने लगेगा। पहले उसे भी यकीन था लेकिन अब ये यकीन कमज़ोर पड़ रहा था। खुश उम्मीद रहने के लिए छोटी मोटी खुशियाँ मिलती रहनी चाहिए। अगर वो ना मिले तो इंसान उम्मीद छोड़ देता है। उसे बोलने की हसरत थी। वो चाहता था कि वो भी बहुत सी बातें करे, बेसुरी ही सही, अपनी आवाज़ में गाने गाए, विसिल बजाए, किसी के कान खाए, नॉर्मल लोगों की तरह फुसफुसे लतीफ़े सुनाए और ख़ुद ही कह लगाए। लेकिन जब उसका पहला ऑपरेशन हुआ तो वो सिर्फ चंद लफ्ज़ बोलने के काबिल हो सका। वो थक जाता था, हाँफ जाता था, तकलीफ़ से कराहने लगता था। उसे लिख लिख कर बातें करने के रूटीन को जारी रखना पड़ा लेकिन लिखी हुई बातें पढ़ने का किसके पास वक्त होता है। यानी दोस्तों के ग्रुप में जब सब बैठे गप्पे और कहे लगा रहे हों और वो पेन से लिख रहा हो और फिर मतलूबा शख्स को दे रहा हो और मतलूबा शख्स के पास उन चंद हरूफ को गौर से पढ़ने का वक्त ही ना हो। ज़ुबान वालों की दुनिया में बेज़ुबानों के अनकहे अल्फाज की वैल्यू ही कितनी होती है। हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं और हमारे पास वक्त की इतनी कमी हो चुकी है कि हम जो बोल सकते हैं उन्हें नहीं सुन सकते। जो बोल ही नहीं सकता उसे कैसे सुनेंगे। दुनिया का अलमिया खुद गर्ज होना नहीं, बेहिस होना है। दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए वो ज़ुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकती। पहले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि उसे इतने को ही बहुत समझना चाहिए कि वो कुछ लफ्ज़ बोल सकेगा। डॉक्टर सारी बीमारी जानते थे लेकिन जान लेना और इलाज करना 2 अलग चीज़ें हैं। वो ठीक हो जाएगा डॉक्टर कहते थे, कब होगा और कितना होगा, वक्त लगेगा, वो नहीं जानते थे। कोई नहीं जानता था
लेकिन वो जान गया था कि वो कभी ठीक नहीं होगा। वो बोल नहीं सकेगा, अपने हाथों को हरकत नहीं दे सकेगा। वो नाउम्मीद हो रहा था। तभी चोर चोर चिल्लाती हुई एक लड़की आई। वो कुछ अजीब व गरीब थी। मिस्टर अजीब व गरीब, XYZ मेसी की बिगड़ी हुई कॉपी, तुम अपने मुंह से बताओगे कि तुम चोर हो या मैं तुमसे इकरार करवाऊं? कुर्सी की पुश से कमर लगाकर वो सारी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे अब इससे कुछ लेना देना नहीं रहा के अंदाज में बैठा हुआ था। सामने एक मैगजीन पर पेपर वेट रखा हुआ था जिसे वो पढ़ रहा था। जैसे ही वो उसके सामने आकर खड़ी हुई, वो कॉफ़ी के मग पर झुक गया और स्ट्रॉ को मुंह से लगा लिया। मैं पागल हूँ जैसे चिल्ला रही हूँ? फ़ोन दो मेरा। उसने हाथ आगे किया कि मोबाइल दो। उसने स्ट्रॉ से कॉफ़ी पीते सर उठाकर उसे देखा। आंखें ज़रा तिरछी हो गई, पेशानी पर बाल आ गिरे। अगर वो चोर ना होता तो उसे बड़ा अच्छा लगता, लेकिन खैर। और देखो, ये ना पूछना कि मुझे कैसे पता चला कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है। तुम्हारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ से मुझे ये मालूम हुआ है कि 3 दिन पहले इस कैफ़े में इसी मेज़ पर मेरा फ़ोन सामने रखकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर तुमने फ़ोन ऑफ़ कर दिया। अब तक तो बेच भी दिया होगा। वापस लाओ मेरा फ़ोन। और सुन लो, मैं हरगिज़ कोई और फ़ोन नहीं लूँगी, वो कितना भी महंगा और जदीद क्यों ना हो। कभी नहीं। सुना है जब लड़कियां झूठ बोलती हैं तो दुनिया भर में फैले सच्चे पक्के मुसाफिरों की ट्रेनें छूट जाती हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बेचारे अपना सर खुजाते रह जाते हैं और यहाँ ये लंबी लंबी छोड़ती रह जाती हैं। उनकी बला से ट्रेन छूट जाए या सर से गुजर जाए, ये अपना काम जारी रखेंगी। लंबी सी स्ट्रॉ का कोना दांतों में दबाकर उसने एक लंबा घूंट भरा। आज कॉफ़ी बड़ी कड़वी थी। फिर ऐसे ही ज़रा सा सहम कर उसे चोर नज़रों से देखा। उसने सफ़ेद टी शर्ट पर हल्के नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसकी ऊंची लेकिन छोटी सी पोनी तैश की वजह से हिलकोरे ले रही थी। भवें तनी हुई थी। बालों के लट्टे यहाँ वहाँ से निकली हुई थी। अगर वो ऐसे चिल्ला न रही होती तो उसे बड़ी अच्छी लगती, लेकिन खैर, अब वो फिर से कुर्सी की पुश से कमर टिकाकर बैठ चुका था और उसे देख रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी और गुस्सा भी, लब सख्ती से भींचे हुए और तेवरी पर बल। तुम चाहते हो कि मैं पुलिस में शिकायत करूं या यहाँ खड़ी होकर चोर चोर चिल्लाऊं? अजीब इंसान था, कुछ बोल ही नहीं रहा था, उल्टा बार बार झुककर कॉफ़ी पी रहा था, वो भी स्ट्रॉ से। उसे कॉफ़ी और जूस में फ़र्क नहीं मालूम। कितना बदतमीज़ जाहिल इंसान था वो। मैं कुछ बोल यानी भौंक रही हूँ। आगे बढ़कर उसके स्ट्रॉ को चुटकी से दबाया। यानी आप पियो कॉफ़ी। पहले मेरा फ़ोन फिर कॉफ़ी। मैं जल भून रही हूँ, तुम कॉफ़ी पर कॉफ़ी चढ़ा रहे हो। वो गुस्से से उठ खड़ा हो गया। शायद अब गुस्सा उसके दिमाग को चढ़ गया था। जेब में है या कहीं और रखा है? उंगलियों में दबे स्ट्रॉ को खींचकर उसने परे फेंका और ख़ुद कॉफ़ी के मग को उठा लेना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। ओह सॉरी, मैं दूसरा स्ट्रॉ ले आती हूँ। सामने वाले का चेहरा खौफनाक हो चुका था। वो थोड़ा सा डर गई। वो तेज़ी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अलीज़े हैरत से उसे देखती रह गई। यानी ये क्या बात हुई? चोरी और सीना चोरी। फिर ऐसे भागा दौड़ी। वो भागती हुई उसके पीछे आई। तुम बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मेरा फ़ोन वापस करो वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। वो रुका नहीं और तेज़ी से रोड क्रॉस कर गया। जब तक वो उसके पीछे भागी वो बस में बैठ चुका था। वो टैक्सी में बैठी और ड्राइवर को बस का पीछा करने के लिए कहा। बस आगे और उसकी टैक्सी पीछे। वो बाकायदा टैक्सी की खिड़की से आधी बाहर निकलकर बस की तरफ देखकर चिल्ला रही थी, ये चोर है, इसने मेरा फ़ोन चुराया है, पकड़ो इसे, रोको इसे। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर पीछे उसकी तरफ देखा। बस के मुसाफिर भी उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे। वो चोर सीधा बैठा सामने देख रहा था। तुम भी सब के सब बहरे हो क्या? जब किसी एक भी मुसाफिर ने गर्दन मोड़कर काले कोट वाले को घूर कर नहीं देखा और उससे ये नहीं कहा, भाई चोर, वो कब से आपको चोर चोर कहकर बुला रही है, चिल्ला रही है, क्या माजरा है? तो वो गुस्से से भड़क उठी। वो स्टॉप पर उतरा तो वो भी टैक्सी से उतर गई। उसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो 300-400 आदमियों के गले दबा दे, 400-500 को फांसी पर चढ़ा दे, 600-700 को समुंदर में धक्का दे। उसका दुनिया पर से एतबार उठ चुका था। इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी। न्यूयॉर्क में तो बिल्कुल नहीं। सुनो, खुदा के लिए मेरा फ़ोन वापस दे दो। वो उसके सामने जाकर हाँफते हुए खड़ी हो गई। सुनो, खुदा के लिए मेरा फ़ोन वापस कर दो। वो उसके सामने जाकर हाँफते हुए खड़ी हो गई। सामने वाला किसी भी बात से डर ही नहीं रहा था, तो उसने मिन्नत समाजत तरले वास्ते ट्राई करने के बारे में सोचा। मैं जानती हूँ वो फ़ोन तुम्हारे ही पास है। मेरे पास एक मिस्ट्री ट्यूलिप पेपर है, मुझे इसमें दिखाई दिया है। देखा, अब तुम चौंक गए ना? हाँ, मुझे ये भी दिखाई दिया कि तुम आजकल एक बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हो। तुम और तुम्हारा गैंग। मैं सबको जानती हूँ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूँगी। बेहतर है मेरा फ़ोन दे दो।
मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि नया फ़ोन ले सकूं। मैं अमीर दिखाई देती हूँ लेकिन हूँ नहीं। पहली बार वो ज़ेर लब हंस दिया। तुम जो हो वही दिखाई दे रही हो मिस गरीब। देखा, तुम डर गए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बस ये बता दो मेरा फ़ोन कहाँ है। वो फिर से चलने लगा। वो उसके साथ साथ चलने लगी। तुम बहरे हो, उसने नाम में सर हिलाया। चोर हो, उसने फिर से नाम में सर हिलाया। तो मुझे क्या पागल समझा है, वो चिल्लाई। उसने हाँ में सिर हिलाया और एक घर की तरफ मुड़ गया। घर के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। वो उसे देखते ही मुस्कुराकर उसकी तरफ लपकी। आ गए तुम अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? ये चोर लड़का आपका कौन है? माँ का मुंह बन गया। मेरे बेटे को चोर कह रही हो? उसने मेरा फ़ोन चुराया है, मैं सब जानती हूँ, मेरे पास सबूत है। ये तुम्हारा फ़ोन कैसे चुरा सकता है? उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरा हरकत नहीं कर सकता। दिखाओ अपने सबूत, मैं भी देखूं कि इसने किस जादू के ज़ोर पर यह सब किया है। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। क्या ये माजूर है? गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला? वो बदलिहाजी से बोली। माँ ने बहुत तहम्मुल से उसके जुमले सहे। बस गूंगा। अब तक माँ ने उसका कोट उतार दिया था और वो अंदर जाकर सामने सोफ़े पर बैठ चुका था। वो सामने दहलीज पर खड़ी रह गई। माँ ने ऐसी बदअखलाक लड़की को घर के अंदर आने और बैठने की दावत नहीं दी थी। ये गूंगा है। वो खुद ही अंदर आ चुकी थी और घूम फिरकर उसका जायज़ा ले रही थी, जैसे समुंदर से व्हेल मछली बाहर निकल आई हो। गूंगे ने नागवारी से उसे देखा। माँ किचन की सिम जा चुकी थी। सोफ़े के साइड टेबल पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। वो आगे बढ़ी और उसने वो फ़ोन उठा लिया। फ़ोन बंद था। उसने ऑन करना चाहा तो वो बैटरी की वजह से ऑन नहीं हुआ। जिस वक्त वो अपना फ़ोन लेकर वापस जा रही थी उस वक्त माँ ट्रे में सूप रख कर ला रही थी। माँ ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने उस जैसी बदतमीज़, जाहिल, बेरहम लड़की को देखा ही नहीं, लेकिन वो देख चुकी थी सूप को और अबू बकर की आंखों को, जो बहुत गहराई से उसका जायज़ा ले रही थी। रात को वो सोने के लिए लेटी तो थोड़ी सी शर्मिंदा थी। रात का पहला पहर गुजर गया तो वो बेइंतहा शर्मिंदा हो चुकी थी। वो बार बार बेड पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी अलग थी। दीवार के दूसरी पार से जीना मीना ने अपने अपार्टमेंट से चिल्लाकर कहा, सो मर जाओ या फिर अपना यह बेड बदल दो। कितनी देर से चूं चूं कर रहा है। छोटे घरों में रहने का यही नुकसान है। काश मैं अमीर होती, खुदा किसी को गरीब पैदा ना करे। वो गरीब अपनी गुर्बत पर रोने लगी और ये गरीब बेड से उठकर रॉकिंग चेयर पर आकर बैठ गई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सारा रास्ता चोट चोट चिल्लाती आई थी। उसने उस बेचारे का दिल दुखाया था, उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी, उसके जिस्मानी नकाइस का मजाक उड़ाया था। एक फ़ोन ही तो था, भूल जाती उसे, समझ लेती कि कोई चोर चक्का ले गया। बस अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाद वो उसके घर चली गई। मैं आपके बेटे से सॉरी कहने के लिए आई हूँ, सच्ची वाली सॉरी। जैसे ही उसे उसकी माँ का चेहरा दिखाई दिया उसने फ़ौरन सॉरी कहा, हाथ भी जोड़ दिए कि माँ पर अच्छा असर पड़े। सच्ची वाली सॉरी क्या होती है? माँ पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था, या उसकी नीयत में खोट था, या शायद अदाकारी में। सच्चे दिल से सॉरी उसने कहना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने बात काट दी। बदतमीज़ लोगों का दिल सच्चा नहीं होता, समझी? वो समझ चुकी थी। सर हिलाती हुई उनके पीछे पीछे अंदर आ चुकी थी। इस बार उसे बैठने के लिए कहा गया था। वो अबू बकर के सामने जाकर बैठ गई थी, जो एक्शन मूवी देख रहा था। कुछ देर पहले शायद उसने कुछ खाया था। उसकी टी शर्ट के गोल गले पर केचप का एक छोटा सा दाग था। वो टिश्यू उठाकर उस दाग तक को साफ़ नहीं कर सकता था। कुछ देर तक वो सहमी सी बैठी रही। वो उससे बात करने की हिम्मत पैदा कर रही थी। एक बार अबू बकर ने उसे देखा था, हाय हेलो के अंदाज में मुस्कुराया भी था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसे कुछ तंजिया लगी थी। ठीक है, तुम चोर नहीं हो, लेकिन मैं भी इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ। शक्ल से तुम भी कुछ ऐसे शरीफ नहीं लगते। फिर तुम्हारा हुलिया देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, यानी जैसे तुम काला सा कोट पहनकर जासूसों की तरह घूमते फिरते हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी समझ सकता है। समझ रहे हो ना? ये उसकी सच्ची सॉरी वाली सॉरी थी, सच्चे दिल से निकले सच्चे अल्फाज। स्क्रीन से नज़रें उठाकर उसने उसकी तरफ देखा और देखता ही रहा। मुझसे गलती हुई थी, लेकिन कसूर तुम्हारा भी था। मुझे क्या ख्वाब आना था कि तुम बोल नहीं सकते। बंदा कोई इशारा ही कर देता है कि मैं बोल नहीं सकता। और वो इशारा कैसे करते हैं? उसकी माँ उसके सर पर खड़ी गुस्से से फुनकारते हुए पूछ रही थी, ज़रा करके दिखाओ वो इशारा, हाथ ना हिलाना। वो हक्का बक्का माँ की शक्ल देखने लगी। एक बाजू मफलूज हो और एक कटा हुआ हो, ज़बान तालू से चिपकी हुई हो, तो बताओ कि कैसे इशारे करके बताएगा कि मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता। तुम्हारा फ़ोन मेरी जेब में गिर गया है। सॉरी, ये लो अपना फ़ोन।
वो फिर से शर्मिंदा हो गई, सर झुकाकर बैठ गई। उसने सोचा कि उसे अपनी ज़ुबान को ज़हमत नहीं देनी चाहिए थी, वरना उसके सर पर खड़ी माँ उसका कचूमर बनाकर चील कौवों को खिला देगी। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो और ये लड़की तुम्हारी बेइज्जती करती जा रही है। जाते जाते माँ बड़बड़ाई तो उसने सर उठाकर पहले माँ और फिर अबू बकर को देखा। आई एम सॉरी मिस्टर अबू बकर, मेरे अल्फाज भी सख्त थे और अंदाज भी, लेकिन सच्ची मैं बहुत मासूम भोली भाली सी लड़की हूँ। मैंने आज तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी। किसी को दुखी देखती हूँ तो रात रात भर रोती ही यानी सोती रहती हूँ। मेरा दिल तो समझो कि सोने का है यानी खोटा सोना। मैं तो ऐसी दर्द दिल रखने वाली और मैं वो। अच्छा खैर। उसके बाद दोनों के दरमियान पूरे 3 मिनट तक खामोशी रही। वो तो बोल नहीं सकता था और वो बोल रही थी तो बस अपनी ही तारीफ़ में बोल रही थी, जो कि मौका की मुनासबत और नज़ाकत के हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं थी। फिर उसने फ़ैसला किया कि उसे अब उठ जाना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। उसे अफसोस तो था कि उन लोगों को मेहमान नवाजी वगैरह नहीं आती, लेकिन वो उस अफसोस का इजहार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उठकर खड़ी हो गई। वो बस जाने ही वाली थी कि चाय का एक कप उसके सामने आ गया। देखा उसे माँ के चाय के कप को देखा, फिर अबू बकर को, लेकिन अबू बकर माँ को देख रहा था। अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। वो बड़बड़ाती हुई गई और इस बार वापसी में कुछ नगेट्स भी ले आई। उसने चाय भी पी और नगेट्स भी खाई। वो उन लोगों में से नहीं थी जो गुस्से और शर्मिंदगी में अपने पेट पर लात मारते हैं। लड़ाई, गुस्सा, नापसंदीदगी अपनी जगह और पेट अपनी जगह, मतलब सबसे अच्छी जगह। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर से सॉरी कहती हूँ। हाँ, मुझे याद आया, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है। बैग में से ट्यूलिप निकालकर वो उसके साथ सोफ़े पर जाकर बैठी। चाय और नगेट्स ने उसके अंदर तवानाई भर दी थी। वो तरोताज़ा हो चुकी थी। ये देखो, कोई इस पर यकीन नहीं करता। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो वो हंसने लगी। खैर, हंसी तो मुझे भी बहुत आई थी जब ये मुझे मिला था, और फिर रोना भी जी भरकर आया था जब इस पेपर से मुझे कुछ भी नहीं मिला था। सोचा तुम्हें भी बता दूं। तुम कौन सा किसी को बताओगे? नहीं, मैं तुम्हारे गूंगे होने का मजाक नहीं उड़ा रही, बस वैसे ही। अच्छा सॉरी, ज़ुबान से फिसल गया। देखो इसमें ना, यहाँ तुम्हारी तस्वीर बन गई थी। उसने फ़ाइल की तरह खोलकर ट्यूलिप को अबू बकर के सामने फैला दिया और हैरत से उसका अपना मुंह खुल गया। इतनी बदलिहाजी से मुझे गूंगा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बार बार सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। अगली बार सॉरी कहने के बजाय तुम्हें अपने मुंह पर एक अदद तमाचा मार लेना चाहिए। उस एक अदद को 3 से ज़रब दे देना चाहिए और अपना काम जारी रखना चाहिए। ट्यूलिप पर लिखा था जैसे किताब के सफ़े पर लफ्ज़ छपे होते हैं, जैसे मोबाइल पर मैसेज लिखा होता है, साफ साफ। अबू बकर हैरत से ट्यूलिप की स्क्रीन को देख रहा था, वो भी देख रही थी। दोनों ट्यूलिप पर थोड़ा सा झुक गए थे। ये तुमने मुझसे कहा है? उसने पहले सर उठाकर उससे पूछा। बिल्कुल। जो अब उसके हाथ में पकड़े ट्यूलिप पर आया। दोनों कुछ देर के लिए खामोश हो गए। तो तुम यहाँ बोल रहे हो इस ट्यूलिप पेपर पर, वो भी ऐसे तमाचा और 3 ज़रब? ये सब? वो चिल्ला उठी। चिल्लाना बंद करो बदलिहाज लड़की, मैं तुम्हें कल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और मैं भी। ट्यूलिप को रोल करके उसने अबू बकर के सर पे दे मारा। ये उसने आदतन किया था, लेकिन किचन से बर्तन धोकर निकलती माँ को ये मंज़र अच्छा लगा था ना ये आदत, और उन्होंने आगे बढ़कर एक मोटा मैगज़ीन उसके सर पर दे मारा था। माँ ने ये आदतन नहीं किया था। अलीज़ा की आंख नम सी हो गई, इसलिए नहीं कि उसे अबू बकर की माँ से मार पड़ी थी, बल्कि इसलिए कि उसका जैकपॉट, उसका ट्यूलिप ऐसा फुस निकल आया था। मैंने कहा था ना, हर जादुई चीज़ जादू नहीं कर सकती। कभी कभी वो बस छोटे मोटे काम ही कर सकती है। एक मतरजम का काम, एक बेज़ुबान की ज़ुबान का काम, एक दोस्त की तरह मददगार का काम। बस नावल हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड। और नावल बहुत मज़े का है, आप मानो चाहे ना मानो, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, बहुत हटकर कहानी है। मतलब कुछ बहुत ही हटकर कहानी है। ऐसी कहानियाँ हमें नहीं मिलेंगी। वैसे मुझे लगता है कि इस कहानी से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी है, जहाँ वो सीन था कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से टकराते हैं और वो उसे बहुत अच्छा लगता अगर वो चोर ना होता। आई गेस इस टाइप का मैंने कोई रील देखा है और मुझे लगता है कि वो रील इसी स्टोरी से रिलेटेड थी। और मैं
कहानी को भी, मैं नावल को अभी यहाँ रोकती नहीं, अभी और रीडिंग करती जाती, लेकिन मुझे आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद, क्योंकि मैंने पी लिया है कफ सिरप। मुझे आज होने लगी थी खांसी, मैंने कहा खांसी को खींचने से अच्छा है पहले दिन पी लेते हैं, कफ सिरप जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊँ, मुझ पर कफ सिरप बहुत ज़बरदस्त असर करती है। ऐसा नहीं कि मेरी खांसी एक दिन में ठीक हो जाती है, बल्कि मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आती है कफ सिरप पीने के बाद, चाहे कफ सिरप बड़ों वाली हो चाहे बच्चों वाली हो। कफ सिरप पीने के बाद मुझे लगता है कि मैं नशे में झूल रही हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि अब मेरे ऊपर ये नशा क्या करने वाला है। हालांकि मैंने सिर्फ 1 चमचा पिया है और मुझे अभी से नींद आने लगी है। तो आप दुआ कीजिएगा कि मैं खैर से सलामत रहूँ कल, और एडिटिंग कर लूँ इतने से एपिसोड को, और आपको ये एपिसोड जल्दी दे दूँ। ओके, टाटा बाय। जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, टाटा बाय।